हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वीना कन्वेंशन, ओजोन प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में इससे क्या काम रहता है, उसके बाद ट्रोपोस्फीयर में इसको बैड ओजोन या गुड ओजोन क्यों कहते हैं। उसके बाद हम गाली पर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही रहेगा। ठीक है। जेके एसएसबी पटवारी वीएलडब्ल्यू वगैरह एग्जाम में इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनमें आ सकता है क्वेश्चन। ओजोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रेट जो बैड ओजोन कहाँ पर है, बैड ओजोन और गुड ओजोन के बारे में पूछा गया है। तो हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को भी डिस्कस करने की। जो मेन क्वेश्चन आएंगे इसमें वो उनको पढ़ने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे हम, ताकि हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनमें से कुछ हमसे रह ना जाए। जो जितने भी हमारे पास वहाँ क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू कहाँ से हुआ था और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इससे पहले वीना कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे और वीना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम ओजोन की। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को अर्थ पर पहुंचने से रोकती है। अब ओजोन दो तरह की होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ओजोन दो तरह की होती हैं। एक ओजोन जो है अगर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो तो हमारे लिए बेस्ट है, गुड है। लेकिन अगर हमारे पास वो ओजोन यहाँ पर अगर ओजोन हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये वाली अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जब रहती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ से वापस कर देती हैं और अर्थ पर पहुंचने से ये इसको प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। अगर ये अर्थ पर यूवी अब अल्ट्रावायलेट रेज भी तीन तरह की होती हैं, यूवी यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। हमारे पास जो यूवी बी है ये बहुत हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अगर ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है तो ये बहुत सारी चीजों को हमें नुकसान करती हैं, जैसे स्किन कैंसर करती हैं, आई आईज में जो कैटरैक्ट होता है उसको प्रॉब्लम करती हैं, एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम करेंगी। तो इसलिए ये ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में इसका होना जरूरी है। अगर यही ओजोन अब ट्रोपोस्फेयर के लेयर में आ जाती है, वहां पर डेवलप हो जाती है, तो वो हमारे लिए जो है बहुत हार्मफुल हो जाती है। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो गुड ओजोन है। अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है तो वो हमारे लिए बैड ओजोन की शक्ल इख्तियार करती है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर ये ट्रोपोस्फेयर में क्या करती है, ये एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट एक्ट करती है, एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। ये ट्रोपोस्फेयर में एक्ट करती है पॉल्यूटेंट। वहां पर एक चीज होती है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग क्या करता है, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को, रिड्यूस विजिबिलिटी विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। ट्रोपोस्फेरिक जो इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं, ये एमिट इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। इसलिए ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ना उसमें जो है केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी को रिड्यूस करने में ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह हार्मफुल की तरह इफेक्ट करता है। तो लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ये एज अ गुड ओजोन होती है। यहाँ पर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देती है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर नहीं पहुंचती हैं और यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजों को का बचाव हो जाता है। जैसे ओजोन लेयर है,
अगर ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोकती है, वो जमीन पर पहुंचता है, तो यहाँ पर स्किन कैंसर बन सकती है, आई कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एग्रीकल्चर जो है सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो एक चीज और भी है, अगर 10% ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेज अगर यहाँ पर पहुंचती हैं, 10% अल्ट्रावायलेट अगर यहाँ पर पहुंचती हैं, वो तकरीबन अगर 10% जो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती हैं, वो तकरीबन 6% जो है हमारे यहाँ पर प्लांट्स वगैरह हैं उनको इफेक्ट करती हैं, उनको वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हो कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी फायदेमंद है, यूजफुल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1970s में साइंटिस्ट ने ये एक प्रोवाइड किया कि सब्सटेंस जो ये एक चीज देखी उन्होंने कि एक बड़ा सारा होल जो है वो डिस्कवर किया ओजोन लेयर का, कहां पर, अंटार्कटिका में, जिसकी वजह से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर पहुंचती हैं, दैट कैन अ मेजर कंसर्न फॉर यूएन। तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसमें बहुत सारे इसमें कंसर्न हुआ, क्योंकि ये एक थ्रेट था अर्थ के लिए, एज इट अलो द अल्ट्रावायलेट रेज टू सीप इनटू द अर्थ सरफेस। ये अल्ट्रा क्योंकि ये जो बड़ा सारा होल ओजोन लेयर में बन गया था अंटार्कटिका के ऊपर, तो यहाँ इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो अर्थ सरफेस पर पहुंचने में कामयाब हो जाती। तो इसलिए यूनाइटेड मेंबर्स ने ये सोचा कि हमने एक सोल्यूशन करना है इस जो ओजोन लेयर का डैमेज है उसको करब आउट करने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक वीना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को जो है साइन अप किया। इसमें क्या था, अब वीना कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करें, वीना जिससे दो चीजें होती हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, दूसरा कन्वेंशन होती है। अब कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में फर्क क्या है? कन्वेंशन क्या होती है, ये नॉट लीगली बाइंड होती है। कन्वेंशन क्या होती है, ये लीगली बाइंड, हम बाइंड नहीं कर सकते, नॉट लीगली बाइंड। नॉट लीगली बाइंड। लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो उसको हम लीगली बाइंड कर सकते हैं, लीगली बाइंड कर सकते हैं। प्रोटोकॉल में हम जबरदस्ती मान लो एक तरह की हम कर सकते हैं, लेकिन जो है कन्वेंशन में ऐसा नहीं है। कन्वेंशन हम कह देते हैं कि भाई ये एक चीज है, इसको इससे इफेक्ट हो रहा है, आप अगर अपनी कंट्रीज में अपने स्टेट्स में चाहते हो इस चीज को रोकना तो इस पर अमल करो। लेकिन कन्वेंशन में क्या होता है, अक्सर स्टेट्स या मान लो हमें भी अगर कोई चीज ये क्या ऑर्डिनरी तौर पर कह दी जाए कि भाई ये आपके फायदे की है, इसमें आप अगर काम करना चाहते हो करो, तो बहुत सारे अक्सर हम में से ऐसे होते हैं वो इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। इसी तरह से कन्वेंशन को भी बहुत सारी कंट्रीज ने अवॉइड किया, तो इसलिए हमने क्या करना पड़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करना पड़ा, लाना पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें वीना कन्वेंशन की, वीना कन्वेंशन जो आई थी, वीना कन्वेंशन ये कब आई थी? ये वीना जगह में कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में एक जगह है, वहां पर एक कन्वेंशन हुई थी, साइन अप हुई थी। साइन कब हुई थी? 22 मार्च 1985 को हुई थी। ठीक है, ये 22 मार्च 1985 में ये साइन हुई थी। वीना ये ऑस्ट्रिया में एक जगह है वहां पर हुई थी। कम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट कब आई थी? 22 सितंबर 1988 1988 को हुई थी। सिग्नेटरीज में 28 स्टेट्स थी और रेटिफाई 197 जो यूएन के मेंबर हैं उन तमाम कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया था। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज है वो अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश। कभी कभी हमारे एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो वीना कन्वेंशन है उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश 3,
फ्रेंच 4, रशियन 5 और स्पेनिश 6 लैंग्वेज ने। और रेटिफाई कितनी कंट्रीज ने किया था? 197 ही किया था। ये चीज आप याद रखोगे। वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज द मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट 1885 में साइन हुआ। फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिडक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें कौन कौन सी चीजें रिड्यूस करनी थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो स्किन कैंसर को इंक्रीज करती है, उसके अलावा इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, हालोन्स थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद CFC, HC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बाद में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई थी, कगाली एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी जो है बैन कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब ये कन्वेंशन हुई थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने इसको मॉडिफाई नहीं किया, इसको अमेंडमेंट नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब जो है इसको साइन किया गया और कब इसको कम इनटू फोर्स हुआ? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहली बात है, ये कनाडा में है। कहाँ पर लोकेशन है? कनाडा में। साइन कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को हुई थी। 16 सितंबर 1987 को हुई थी ये। तो इसी दिन पर 16 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? इसी टॉपिक के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहां तक समझ आ गई। अब ये इफेक्ट कब हुआ? साइन हुए थे 16 सितंबर 1987 को, और इफेक्ट कब हुआ, कम इनटू फोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 1989 को। 2 साल के बाद ये इफेक्ट में आया, तकरीबन 1.5 साल के बाद। इसमें 11 स्टेट ने इसको रेटिफाइड उसी टाइम कर लिया था। तो रेटिफिकेशन के लिए 20 स्टेट का होना जरूरी था। बाद में सिग्नेटरीज जो है इसमें 46 सिग्नेटरीज हुए थे। बाद में जो इसको यूएन की तमाम यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जितने भी थे, उन सब ने इसको रेटिफाई कर लिया था। कब? ये 1989 में। 97 मेंबर, लास्ट में इसको सूडान बना है इसका मेंबर। ठीक है, इसमें यूरोपियन यूनियंस के भी मेंबर हैं। डिपॉजिटरी इसकी जो है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है, और लैंग्वेज इसमें वही है जो वीना कन्वेंशन में थी, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, 6 लैंग्वेज इसमें। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये फेज इसमें जो है by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone layer depletion. ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, उनको फेज आउट मैनर में जो है एलिमिनेट करना है, धीरे धीरे करके उनको करना है। अब इसमें एक चीज और भी है, इसमें जो टाइम पीरियड रखा गया है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग रखा गया है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग रखा गया है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अंडर आर्टिकल 5 जितने भी प्रोविजंस आते हैं वो अंडर आर्टिकल 5 आते हैं। 2 मिनट आप वेट करना। सॉरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अंडर आर्टिकल 5 जितने भी जो है इसमें आते हैं, मेजर्स आते हैं, वो सब रखे गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन 16 सितंबर में किया गया था, और इसमें जो है अमेंडमेंट्स हुई थी, 9 रिविजन्स हुई थी, यानी 9 बार इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी। पहली बार 1990 में लंदन में हुई, 1991 में नाइरोबी में हुई, उसके बाद 1992 में जो है कोपेनहेगन में हुई,
1993 में बैंकॉक में हुई, वीना में जो हुई 1995 में हुई, मॉन्ट्रियल में 1990 से, ये इसकी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर 2006 में कगाली में हुई, कगाली इसको हम अलग से पढ़ेंगे, कगाली जो अमेंडमेंट है उसको अलग से हम पढ़ेंगे। अब इसमें रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, रिजल्ट क्या हुआ इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत, जो ओजोन होल था ऑस्ट्रिया में वो स्लोली रिकवर होना शुरू हो गया। क्लाइमेट प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है कि ओजोन लेयर जो है विल बी रिटर्न इनटू 190s 1980 के लेवल के बराबर कब हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 1950 और 1960 में। अब 1950 में और 1970 में के आसपास एक, पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज इसमें ये पूरा हो जाएगा, उसकी वजह से हो जाएगा। फिर जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो जब एलिमिनेट कम करेंगी तो 2070 के आसपास ये कंप्लीट उस लेवल तक पहुंचेगा जिस लेवल पर ये 1980 में पहले होता था। ठीक है, साउथ सूडान जो है वो लास्ट कंट्री है जिसने रेटिफाई किया, और इस तरह से ये 197 कंट्री जो है पूरी बन गई जो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या करती है, रेटिफाई करती हैं। ठीक है, जो 9 रिविजन्स हुई उनमें जो मेजर अमेंडमेंट्स थी उनकी हम बात कर लेंगे। जैसे लंदन अमेंडमेंट हुआ था 1990 में, ये सेकंड मीटिंग हुई थी पार्टीज की, इंट्रोड्यूस किया था लंदन एग्रीमेंट में, इसमें प्रोटोकॉल में उस तरह से। फिर यहाँ देख लेना, यहाँ पर लास्ट में जो है कगाली अमेंडमेंट जो है 2016 में हुआ, इसमें भी जो है एक चीज थी, पहले मैं एक मिनट आप वेट कर लेना। एक चीज इसमें आपको मैं ऐड ऑन करना चाहता था, ये, हाँ, इसमें जब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को शुरू किया तो हमने पहले कहा कि हमने एलिमिनेट क्या करना है, हॉलोन्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। ठीक है, जब उसके बाद जब इसको हम स्विच किया किस पर, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर। ठीक है, उसके बाद हमने इसको भी जब छोड़ने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद हम चले जाते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये तो नॉट ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें ग्रीन हाउस गैस इसमें ज्यादा आती थी। इसमें ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की बात पहुंच गई, इसीलिए हमने कगाली जो है अमेंडमेंट लाया 2016 में। इसमें बात की गई कि हम इस HFC को भी किस तरह से एलिमिनेट करें, रिड्यूस करें, ताकि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस की जो पोटेंशियल है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमने जो है 10 से, ये जो कगाली एग्रीमेंट हुआ चला था, ये कब चला था, ये 10 से लेकर 14 अक्टूबर तक ये चला था। ठीक है, कगाली रवांडा में। ठीक है, 2016। यहां तक आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है वो पार्ट कब बना, पहले वीना का बना ये 18 मार्च 1991 में। फिर 19 जून को जो है 1992, 19 जून 1992 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है मेंबर बना, पार्ट बना। इसने क्या किया, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज रिकॉग्नाइज्ड द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी इन द हिस्ट्री। ठीक है,
India has successfully phased out the production and consumption of several major ozone depleting substance. इंडिया ने जब ये पार्ट बना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1992 में, उसके बाद इतनी कोशिश की कि ये इसने बहुत सारी जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने में करना शुरू कर दिया। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट जो अश्विनी चौबे है, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने चेयर की थी मीटिंग 27 ग्लोबल जोन की, वहां पर उन्होंने ये बात रखी थी कि हमने बहुत सारी चीजें जो है इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो इसी के दौरान जो है वर्ल्ड ओजोन डे का जो थीम 2021 का अगर हम बात करें वो कब है, वो क्या है, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, ये इसका थीम है ओजोन डे जो हम मनाते हैं 16 सितंबर को हर साल। तो 21 का थीम क्या था, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, इसके अलावा 5 नवंबर को 2018 में जो 4th ईयरली रिव्यू होता है, 4 ईयरली रिव्यू होता है, ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन बाय यूएन स्टेट्स। यूएन स्टेट्स जो है इसको 4 साल के बाद रिव्यू करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम ओजोन लेयर को ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो रही है बाय द रेट ऑफ 1 to 3%, 1 से 3% पर डिके हर 10 साल के बाद जो है ये 1 से 3% जो है ये हो रही है। इसी के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मिड लैटिट्यूड में ओजोन का शेड्यूल जो है हील अप होने का वो कंप्लीट करता है 2030 में, और सौदर्न हेमिस्फीयर में 2050 में तक ये हो जाएगा, और पोलर रीजन में 2060 तक इसको हील अप होने में इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।